नमस्कार साथियों, फिर से मेरा क्लास जो है, आपको एक प्रकार से रिवर्स इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसे, एक प्रकार से इसे एंकरिंग ऑफ पीवाईक्यू कह सकते हैं, एक प्रकार से एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट सीरीज का श्रृंखला कह सकते हैं, सीरीज कह सकते हैं। इसी श्रृंखला के अंतर्गत आप जानते हैं इससे पहले 2023 से लेकर के 2019 तक का पेपर हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसका रिसर्च कर लिया है। जिस रिसर्च के बेसिस पर हम लोग देखें कि कुल मिलाकर के 30 से 40 क्वेश्चंस के आसपास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर यूपीएससी अपना ट्रिक्स टेक्निक छोड़ती है, कुछ वर्ड्स देती है, जहाँ से आप अगर थोड़ी-सी भी गहनता के साथ आप देखेंगे, अगर माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे पेपर्स पर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, यहाँ से ये प्रश्न इस तरीके से आंसर हो जाना चाहिए। इसी सिलसिला को हम आगे बढ़ाते हुए, आज आपके सामने 2018 का पेपर है यूपीएससी का। इसमें देखते हैं कि कुल मिला के कितने क्वेश्चंस हैं ऐसे, जो मेरे जो एमसीक्यू एप्टीट्यूड के अंतर्गत जो खास तौर पे कुछ की एरियाज़ होते हैं, कीवर्ड्स जो यूपीएससी देती है, जिसको हम लोग गलत मान के चलते हैं, जनरली गलत मानते हैं, 100% नहीं कह सकते हैं। उसको हम लोग कैसे ईज़िली तरीके से गलत करके हम लोग फाइनल आंसर के पास पहुँच सकते हैं। और इसका बेसिक तौर पे यूज़ हम अपने अगला एग्ज़ाम में हम कैसे कर सकते हैं यूपीएससी के पेपर में, ठीक है? तो चलते हैं इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए, हम आपके साथ पेपर पर रूबर आपको जहाँ आपको पता ही है कि मेरा ये पेपर जो खासकर प्रीलिम्स का सीरीज़ है, ये 25 टू 125 तक कैसे आपका प्रीलिम्स का मार्क्स बढ़ेगा, इसको लेकर के हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि जनरली जीएस पेपर आपका ठीक रहेगा और सीसेट का भी हम लोग करके चलेंगे। इसी से आपका क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। चलते हैं हम अपने पेपर के ऊपर चलते हैं, ठीक है? अब पेपर में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। और आपको पता है कि मेरा जो ये एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट का सीरीज़ है, ये 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार कहने का मतलब क्या हुआ? एक तो पहला होता है जो सब्जेक्ट वाइज़ होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट वाइज़ है, ठीक है? दूसरा क्या है? दूसरा आप जानते हैं ऑप्शन वाइज़ है, ठीक है? ऑप्शन वाइज़ है। तीसरा जो मेरा है खास तौर पे, ये तीसरे के अंतर्गत आता है कि जो की एरियाज़ है, एक्सट्रीम वर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है? एक्सट्रीम वर्ड्स कह सकते हैं इसको, एक्सट्रीम वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं। अब ये तो हुआ कि इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं पेपर को, कि इतने तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे कि मेरा आंसर क्या होगा। कि अब हम कहते हैं इसमें अपने स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंतर्गत आप रहते हैं तो करना क्या चाहिए? पहला, किसी भी सब्जेक्ट को अप्रोच कैसे करना है? क्या करना है? अप्रोच करना है कैसे क्वेश्चन को? पहला, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को देखिए, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कितने ऑप्शंस हैं उसको देखिए, ठीक है? ऑप्शन के बाद आपको की ए एक्सट्रीम वर्ड को देखिए। सेम जिस तरीके से आपको यहाँ देख बता रहे हैं, उसी प्रकार से मैं एग्ज़ाम में कहता हूँ बच्चों को सोचने के लिए। चलिए, आपके सामने 2018 का पेपर है, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी मैं कोई क्वेश्चन को करवा रहा हूँ, तो क्या करेंगे, आप भी उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका आंसर सच में आप निकाल पाते हैं कि नहीं। क्योंकि आपको इससे पहले मैंने जो आप जानते हैं कि हम असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। पहले 23 का किया, फिर 22 का किया, फिर 20 का किया, इसी तरीके से चल रहे हैं। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, इसमें भी देखना है कि क्या इसका आंसर हो पा रहा है कि नहीं आपसे। चलिए, आपके सामने अब हम मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही दिख रहा है। ये पहला क्वेश्चन पॉलिटी का है। सब्जेक्ट आपने डिफाइन कर लिया पॉलिटी में। पॉलिटी में कुछ की एरियाज पता है कि जहाँ पर डिफाइन रहेगा वहाँ गलती होता है। ठीक है, डेटा तो आपको पता ही है, जनरली गलती होता है। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, आगे बढ़ाना। जहाँ नेगेटिव वर्ड्स रहेगा, सेंटेंस को नेगेटिव करने वाला, वो भी गलती करके चलते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट, क्या कहते हैं कि पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में कि सच में था या नहीं था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। मुझे ये भी नहीं मालूम कि सच में नेता प्रतिपक्ष को 69 में दिया गया कि नहीं। यहाँ चलो ईस्वी एक देख लेते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। यहाँ पर पहली लिखा हुआ, ये भी एक आपके लिए कह सकते हैं कि की एरियाज जो दे रहा है। नेक्स्ट कहता है, लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य ना हो तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। नहीं मिल सकते, कैन नॉट। क्या लगा है? कैन नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर दिख रहा है, एक तो डेटा आपको दिख गया यहाँ पे, और यहाँ पर कैन नॉट दिख गया। ठीक है, तो दो बेसिस पर आप कह सकते हैं कि इसको डेटा को, अगर मुझे आइडिया नहीं भी है कि इसका क्या होना चाहिए, फिर भी आप अगर आप तीसरा को गलती करके चलते हैं, ठीक है, आपको पता ही है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए क्या होता है कि कुल सदस्य संख्या कितना होता है, 1/10 होना चाहिए। ठीक है, 1/10 भाग होना चाहिए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 550 का, अगर 550 का 1/10 कितना होगा, 55 के आसपास आ रहा है आपको। कितना आ रहा है? 55 के पास है। यहाँ पर 75 की बात कही गई है।
ये तो हुआ आपका नॉलेज की बात है। मैं नॉलेज अभी गया ही नहीं था। अभी तो मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा था, 3 को आप कैंसल कीजिए। आपके पास आंसर क्या आ गया? बी आ गया, यानी कि आपको पढ़ना भी नहीं पड़ा कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। आपने क्या किया इसका आंसर? फाइनली बी मार दिया, यानी इससे स्पष्ट मतलब हो गया कि पहली लोकसभा के विपक्ष का सबसे बड़ा दल स्वतंत्र पार्टी नहीं थी, बल्कि कोई और होगा। हमको लेना-देना भी नहीं है कि क्या है, क्या नहीं है। ठीक है, बट आपको ज्ञान के लिए सीपीएम के आस-पास है। ठीक है? तो चलिए, ये हो गया आपका। अब बात आती है क्या, सेकंड हम क्वेश्चन पे चल के देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन से पहले आप थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक है? थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एनएसएसओ, क्या कहता है एनएसएसओ? एनएसएसओ के 70वें चक्र द्वारा संचालित कृषि कुटुंब के बारे में बात हो रही है कि स्थिति आकलन सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन कहता है क्या कि राजस्थान में ग्रामीण कुटुंबों में कृषि कुटुंबों का प्रतिशत सर्वाधिक है। ये कोई जानकारी नहीं है, एग्जैक्ट जानकारी की क्या रियल में कृषि कुटुंब राजस्थान में ज्यादा है या कम है। नेक्स्ट कहता है कि देश के कुल कृषि कुटुंबों में से 60% से कुछ सम अधिक ओबीसी के हैं। आपको याद कीजिए, आपको याद होगा इससे पहले कई जगह, 2-3 जगह ऐसा आ चुका है जहां पर ओबीसी वर्ड को जिक्र किया है। क्या किया है? ओबीसी वर्ड को जिक्र किया, और जनरली आपने देखा होगा कि सारे जगह वो ओबीसी वर्ड जहां-जहां दिया है वो ऑप्शन गलत था। ठीक है? तो अब मैंने उसमें बताया भी था कि कोई भी ऐसा डेटा जो भारत सरकार में एससी-एसटी को छोड़ करके ओबीसी और जनरल के लिए स्पेशली उसको कैलकुलेट करके मार्केट में पब्लिश नहीं किया गया है कि इस तरह से ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ठीक है? तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये आपका 2 ऑलरेडी गलत हो गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड। ठीक है? प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पर मैं 2 गलती कर सकता हूँ। 2 आप यदि गलती करते हैं तो आपका आंसर क्या आ गया? सी आ गया। ठीक है, 1 एंड 3 आ गया। आपके पास जानकारी नहीं भी है, तो भी आप आंसर के पास पहुँच जा रहे हैं, फाइनल आंसर आपके पास आप आ जा रहा है। ठीक है? और जो भी मैं आंसर लगवा रहा हूँ, आप यकीन करें कि ये यूपीएससी के द्वारा वेरिफाइड आंसर है। ठीक है? तो केरल में से आप बाद में पढ़ लीजिएगा, बट एग्ज़ामिनेशन में अगर आपको इस तरीके से पता चल गया, तो पढ़ने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइम बचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है वहाँ पे। ठीक है? आगे चलते हैं। आगे 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? 4 नंबर कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बारे में बात हो रही है। इस प्रकार सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भिन्न है। अब दोनों के बारे में भिन्नता को लेकर के बात कर रहा है कि इसमें क्या होना चाहिए। 1 और 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ये ईवीएस का सब्जेक्ट है, और 2 ऑप्शन में इस तरीके से प्रश्न दिया हुआ है। अब देखते हैं क्या है। एनजीटी का गठन एक अधिनियम द्वारा हुआ है। ठीक है, आपको पता भी होगा एनजीटी एक्ट 2010 के द्वारा हुआ है, 2010 के द्वारा इसका हुआ है। तो अब यहाँ तक तो सही है, जबकि लगा है। और मैंने आपको एक बात बता रखा है, आप याद कीजिएगा कि जहाँ भी जबकि लगा हो, जबकि का कहने का मतलब कि सब्जेक्ट को 2 सेंटेंस को किसी भी ऑप्शन में कंजंक्शन वर्ड जोड़ करके जोड़ने का काम किया गया हो, तो वहाँ पर मैनिपुलेशन यानी कि जो स्वैपिंग करने का पैटर्न ज़्यादा होने का चांसेस है। फिर भी मैं देखने की कोशिश करता हूँ क्या सही है। सीपीसीबी का गठन सरकार के कार्यपालक आदेश से किया गया है। ठीक है? अब मुझे नहीं मालूम कि सच में कार्यपालक आदेश से हुआ है कि कहाँ से हुआ है। आगे देखते हैं कि एनजीटी पर्यावरणीय न्याय उपलब्ध कराता है। ठीक है, आप जानते हैं कि क्वासी जुडिशियल पावर भी उसके पास है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल पावर भी उसके पास है। तो ये न्याय उपलब्ध कराता है और उच्चतर न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, जब क्वासी जुडिशियल होगा तो ऑलरेडी क्या होगा ये कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो भी प्रेशर बनेगा उसको कम कर देगा ये, क्योंकि नीचे में ही न्याय दे देगा। जबकि फिर से लगा, जबकि सीपीसीबी झरनों, कुओं की सफाई को प्रोत्साहित करता है तथा देश में ऊर्जा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लक्ष्य रखता है। ठीक है, अब जब ये सीधी-सी बात है कि सीपीसीबी का मतलब ये होता है कि आप जानते ही हैं कि सीपीसीबी का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात हो रही है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल क्या करेगा? पॉल्यूशन कैसे आप कंट्रोल कर पाएँगे? पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साफ-सफाई की ब ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? और दूसरी बात है, वायु की जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी सुधार लाने के लिए जो कुछ एहतियात बरतनी होगी, आपको बरतने के लिए कहा जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव के तौर पे। तो मुझे अब तक दिख रहा है कि पहला भी मुझे लग रहा है कि क्वासी जुडिशियल ठीक है, एनजीटी को लेकर के, और सीपीसीबी को लेकर के भी पॉजिटिविटी बात की गई है। क्या की गई है? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिविटी में। तो 2 सही है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ। 2 सही है। तीसरा की बात, जब पहला ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर देखिए पहला तो सही है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है? अब यहाँ पर बोला है कि सीपीसीबी, सीपीसीबी का आपको मैं बता दूँ संज्ञान के लिए कि ये एक्ट के बेसिस पे हुआ है। किसके बेसिस पे हुआ है? एक्ट के बेसिस। अब वो एक्ट क्या है आपको पता है? वाटर एक्ट 1974 है। क्या है? वाटर एक्ट 1974 है। ठीक है? तो अब ये थोड़ा-सा आप कहेंगे ज्ञान, बट हमें क्या हुआ, अगर ये जानकारी नहीं है, अगर इसको सिंपल कॉमन बेसिस पर आप बना के चल रहे हैं, तो 2 तो सही आपका है। ठीक है?
2 सही है, 50-50 फिर भी पहुँच पा रहे थे आप। अब इससे तो ज़रूर है ना कि आप इसको नहीं मारेंगे कभी भी। 50-50 में जाने से तो ये फ़ायदा है ना कि या तो 1 मारेंगे या तो 2 मारेंगे। अब देख लीजिए वहाँ पर ऊपर वाले का नाम लेकर के क्या मारना है, ठीक है? यही चीज़ें होता भी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप कुछ क्वेश्चन्स में 100% श्योर के साथ नहीं कर सकते, बट कुछ जैसे इससे पहले आपने देखा, इसमें 100 के परसेंट श्योर के साथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पर आप कह दिए थे। बट कुछ क्वेश्चन्स होते हैं जहाँ पर आप कहना श्योर नहीं हो, लेकिन कॉमन पॉजिटिविटी को देखेंगे तो आप आंसर के पास पहुँच जाएँगे। चलिए, थोड़ा-सा ट्रिक्स लगा, थोड़ा-सा ज्ञान लगा, दोनों के बेसिस पर मेरा आंसर आ गया। यही तो होना भी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। डाल सकती है, बिल्कुल डाल सकती है 9वीं अनुसूची में, क्योंकि आपको पता है कि प्रथम जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसी के बेसिस पर 9th जो शेड्यूल है वही डेवलप किया गया था। तो एक तो सही है, चलो ठीक है। अब कहता है कि उसमें भी कैन की बात की गई है तो एक सही है। अब कहता है नेक्स्ट का कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की बाध्यता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, नॉट जुडिशियल रिव्यू, और उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। पहले बात बताइए, इससे पहले भी 2019 के पेपर में आपने देखा, 2023 के पेपर में देखा, 2020 के पेपर में भी देखा कि जुडिशियल रिव्यू के बारे में मैंने क्या कहा था बार बार, कि जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट का क्या है, एक सबसे बड़ा मूलभूत बेसिक चीजें हैं जिसके बेसिस पर ही किसी भी चीज को डिफाइन करती है वो, ठीक है, कि क्या गलत है क्या सही है। अगर हाईकोर्ट के द्वारा, अगर विधानसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा कोई भी ऐसी कानून बनाई जा रही है, ठीक है, विधान या विधायिका के द्वारा ओवरऑल कह सकते हैं, तो वो सही है या गलत इस चीज का डिसीजन लेने जुडिशियल रिव्यू से ही लिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। आपको पता है जुडिशियल रिव्यू करने का सबसे पहले विचार जो आ गया था किसवानंद भारती में आ गया था, ठीक है, उसी बेसिस पर आगे कह सकते हैं। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये निगेटिव भी बात कर रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको गलती कर दिया और इसका आंसर क्या हो रहा है आपका, एक आंसर आ रहा है, ठीक है। एक तो इसमें कैन नॉट लगा दिया और इसमें कैन लगा दिया ऊपर वाले में, तो कैन से आप जानते हैं सही होता है, कैन नॉट गलत होता है। चलते हैं सर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी देश के नाभिकीय पूर्तिकर्ता समूह, यानी मुझे लग रहा है कि ये नाभिकीय पूर्तिकर्ता यानी आपूर्तिकर्ता के बारे में बात हो रही है, एनएसजी के बारे में बात हो रही है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ये सदस्य बनने के क्या परिणाम है, क्या परिणाम है बताइए, ठीक है। अब कहता है एनएसजी के लिए इसकी पहुंच नवीनतम और सबसे कुशल परमाणु प्रौद्योगिकी तक हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि एनर्जी में अगर मान लिया जाए किसी को एंट्री दे दिया जाएगा तो वहां तक पहुंच सकता है। अब आगे देखते हैं कि इसका यह स्वयमेव ऑटोमेटिक, क्या लिखा है, ऑटोमेटिक नाभिकीय, ऑटोमेटिक नाभिकीय आयुध और प्रसार संधि यानी एनपीटी। एनपीटी, अब एनपीटी का फुल फॉर्म जानते हैं कि नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स होता है, ठीक है। तो अब कहता है स्वतः बन जाएगा, ऑटोमेटिकली की बात हुई। अब बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा संस्थान है जिसमें एक में भागीदारी आपके होने से दूसरा में ऑलरेडी भागीदारी हो जाएगी? नहीं होता है ऐसा, ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसी चांसेज है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हैं इसको, और ऑटोमेटिकली वर्ड को, ऑटोमेटिकली आप वर्ड देखेंगे ना तो ऑलरेडी क्या है, गलत है आपका, ठीक है। इस तरह से नहीं होता, अगर इस वर्ड को आप लिख लीजिए, नहीं होता है। तो 3 गलत करने से आपका आंसर क्या आ गया, 1 के आसपास आ गया, ठीक है। बार-बार फिर मैं कहूँगा, जहाँ पर भी 2 ऑप्शन ऑप्शन आएँगे तो ऑप्शन खेलेंगे आपके साथ हम, कि ऑप्शन कैसे खेला जाता है, सब्जेक्ट कैसे खेला जाता है। अभी तो हम की एक्सट्रीम वर्ड्स को देख रहे हैं, तो इसके साथ अभी खेल लेते हैं, फिर मैं बताऊँगा कि कभी भी डी मारने से पहले बहुत बार सोचना, इस टाइप के क्वेश्चन्स पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसको देखो, ठीक है? 8 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अब 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अप्रवासी तत्वों द्वारा दी जा रही ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं का सेवाओं पर भारत द्वारा जो है 6% क्या लगाया जाता है, समकरण कर। समकरण कर का इंग्लिश बताते हैं इक्विलाइजेशन लेवी होता है। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलाइजेशन लेवी बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं इसको। लगाए जाने के निर्णय के संदर्भ में कौन से कथन सही है। अब हम देखते हैं कि क्या है। कहता है यह आयकर इनकम टैक्स अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट के भाग के रूप में जाना जाता है, पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। लिखा है कि इट इज इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। इंट्रोड्यूस्ड वर्ड को यूज किया गया किसमें, इंट्रोड्यूस्ड। हम इंग्लिश भी दिखाएंगे आपको कि क्या लिखा हुआ है इसको, कि इंट्रोड्यूस्ड क्या लिखा है। अब एक तो आ गया इनकम टैक्स एक्ट, फिर आ गया कि भारत में विज्ञापन सेवाएं देने की वाले अप्रवासी तत्व,
अपने गृह देश में दोहरे कराधान डबल टैक्सेशन से बचाव समझौते के अंतर्गत टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं, यानी क्लेम कर सकता है। क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। एक तो बात आपने देखा कि इसका मैं आपको इंग्लिश भी दिखा देता हूं। एक तो मैंने क्या कहा, क्लेम क्या कर सकता है? टैक्स क्रेडिट का क्लेम कर सकता है, ठीक है। और दूसरा आपने क्या देखा? इंट्रोड्यूस्ड वर्ड देखा कि इसका पार्ट है या नहीं। इंट्रोड्यूस्ड कह सकते हैं या पार्ट कह सकते हैं। अब हम इंग्लिश इसको दिखा देते हैं। इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में क्या लिखा? इंट्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ, फिर दिया हुआ है क्या यहाँ पर? क्लेम कर रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पर दावा की बात है। आपको याद होगा 2023 का पेपर को देखिए जाकर के, आपको मिल जाएगा। 2023 के पेपर में भी एक ऑप्शन में क्लेम किया गया था, अब वो क्या था? गलत था। तो इसीलिए दो गलत है। अब इस यहाँ पर बात आती है पार्ट ऑफ, जहां पर भी पार्ट, अंडर, इस टाइप का वर्ड दिया हो ना कि अंडर दिस मिनिस्ट्री, पार्ट ऑफ द दैट एक्शन, या इस तरह से बात अगर आए तो वो गलत होता है, ठीक है। तो इस बेसिस पर आप क्या कह सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। और फाइनल आंसर फ्री फ्रेंड्स क्या है? इसका डी ही आंसर है। तो जो चीज मैं करवा रहा हूं, आप उसको क्या करें? पहले तो अंडरलाइन कर ले, उसको इनसर्कल में डाल ले, जिससे क्या कि आपको जब भी पेपर देखें तो आपके अंदर क्या होगा। अभी देखिए, आपको 2023 से लेकर के मैंने क्या किया, 2018 तक के 18 तक, यानी कुल मिलाकर कितने साल हुआ? कितने साल हो गए? 6 साल के आसपास हो जाता है, ठीक है। तो 6 साल के आसपास अगर पेपर को बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेंगे, तो किसी भी पेपर को कि बैकग्राउंड को समझने के लिए, किसी के माइंडसेट को समझने के लिए, कमिश्नर के माइंडसेट को समझने के लिए इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बट आप अपने नॉलेज की बढ़ाने के लिए आप 10 साल 25 साल जितने भी पेपर को करना हो कर सकते हो, कोई दिक्कत की इसमें बात है नहीं। बट किसी पेपर के माइंडसेट को समझने के लिए इनफ होता है। चलो 9 नंबर क्वेश्चन पे, ये आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब कहता है क्या 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि कौन सा सही है। सही की बात कर रहा है ना। पहला ऑप्शन पढ़िए, राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन, एफआरबीएम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केंद्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण जीडीपी अनुपात है ना, डेप्ट जीडीपी रेशियो के बारे में बात हो रही है, का 60% रखा जाए, जिसमें केंद्र सरकार के 40% और राज्य सरकार के 20%। आपको याद होगा जब मैं इससे आपको पीटी 365 करवा रहा था विजन आईएएस का, उसमें भी आपने देखा था कि इस तरीके से बात कही गई थी। एफआरबीएम एक्ट को क्या करना है? 40% और राज्य सरकार के लिए 20% करने की बात की गई, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, ये मेरे नॉलेज की बात आ गई, सॉरी, नॉलेज की अभी बात करनी ही नहीं है मुझे, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्य सरकार के जीडीपी के 49% की तुलना में केंद्र सरकार के लिए जीडीपी का 21% भाग क्या है? घरेलू देता है। अब यहाँ पर देखना है कि सबसे पहली बात तो आप कहेंगे सर यहाँ भी डेटा है, ठीक है, यहाँ भी डेटा है, 49% है, 21% है, यहाँ भी डेटा है। फिर देखते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या कहता है? कहता है क्या कि किसी राज्य के पास केंद्र सरकार की बकाया देता है, तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केंद्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे सर यहाँ अनिवार्य शब्द को आपने इससे पहले तो गलत किया है, मैंडेटरी वर्ड को। बिल्कुल, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने इसको गलत किया है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी क्या है? चीजें सही आप देखेंगे, पॉलिटी अगर आप पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध को लेकर के, केंद्र राज्य संबंध में भी इस बात को बहुत बखूबी से किया गया है कि अगर मान लिया जाए कोई राज्य का, अगर पहले से अगर मान लिया जाए कि डेब्ट है किसी राज्य सरकार से के अंतर्गत, तो वो ऋण लेने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? उसको चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये क्या है? तीसरा सही है। क्या है? तीसरा सही है। दूसरी बात, अब यहाँ पर बात आ रही है दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? यहाँ कहता है कि राज्य सरकार के जीडीपी के 49% तुलना में क्या। अब आप सोच के देखिए, कॉमन दिमाग, राज्य सरकार बड़ा होता है या केंद्र सरकार बड़ा होता है? ठीक है, राज्य सरकार बड़ा होता है या केंद्र सरकार बड़ा होता है? ऑलरेडी आप कहेंगे सर केंद्र सरकार बड़ा होता है। तो केंद्र सरकार के लिए आपने जीडीपी रेशियो दिया है कितना? 21%, क्या कहते हैं, डेप्ट जीडीपी रेशियो। और आप यहाँ राज्य सरकार के लिए कितना दे रहे हैं? 49%। ये तो ऑलरेडी क्या है? उल्टा है ना, गलत है, स्वैपिंग की बात हो रही है। इसीलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ। आप कॉमन सोच के देखिएगा, फिर आपको लगेगा। अब अच्छा, इसका मैं प्रूफ बता सकता हूँ आपको कैसे। इसका प्रूफ देखो ऊपर में, देखो आपको कॉन्ट्राडिक्टी दिख जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन दिख जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखेगा। यहाँ पर केंद्र के लिए 40% है और राज्य के लिए 20%। अब ये एक बात बताओ, जब केंद्र के लिए 40 है, राज्य के लिए 20 है, और यहाँ पर केंद्र के लिए 20 है, 21 है और राज्य के लिए 49 है,
आपको नहीं लग रहा है कि एक जहां एक होगा वहां दो नहीं होगा, जहां दो होगा वहां एक नहीं होगा? ठीक है, अब यही तरीका से जहां जहां एक दो होगा वो गलत है। ठीक है, तो अब यही चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। उस समय नहीं सोच पाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉमन दिमाग तो लेके चलना पड़ेगा कि इस तरीके से जब ऑप्शन में दिया हुआ है खुद, तो हमको कैसे सोचना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से दो गलत कर देंगे। दो गलत करने के बाद ऑलरेडी आपका क्या आ गया, एक और तीन सही आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि पिछले 5 वर्षों में आयातित खाद्य तेलों की मात्रा जो है, यानी एडिबल ऑयल की बात कर रहा है, मतलब एडिबल ऑयल की बात कर रहा है, कि खाद्य तेलों के घरेलू उत्पादन से अधिक रही है। यानी कि जो घरेलू हमारा मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हो रहा है, उससे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है सो। ठीक है, तो आयातित जो होता है, इंपोर्ट जो हम करते हैं बाहर से, ऑलरेडी ज्यादा होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता पता होगा कि जितने भी एडिबल ऑयल है, अधिकांश एडिबल ऑयल जो होता है हम लोग का बाहर जाता है, बाहरी देशों से आता है। ठीक है, एक तो सही मुझे दिख रहा है। फिर कहता है कि सरकार जो है विशेष स्थिति के तौर पर, यानी क्या बात कर रहा है, विशेष स्थिति के तौर पे, यानी क्या, सरकार विशेष स्थिति के तौर पे, एक तो विशेष स्थिति लगा हुआ है, सभी आयातित खाद्य तेलों पर किसी प्रकार का सीमा शुल्क नहीं लगाती। ऑलरेडी आप देख के देखो, कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्या बात कर रहा है, कस्टम ड्यूटी की बात कर रहा है। अगर मान लिया जाए कोई भी हम प्रोडक्ट्स को, अगर मान लो कि इंपोर्ट करते हैं, तो क्या सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, एडिबल ऑयल्स के ऊपर हम लोग कस्टम ड्यूटी नहीं इम्पोज करते हैं? गलत है, यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। ऑल देखते ही आपको सिग्नल दे देना चाहिए कि नहीं ये गलत है। ठीक है, ऑलरेडी गलत है। इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। चलो आप चलते 12 नंबर क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 12 नंबर क्वेश्चन अच्छा, 12 नंबर क्वेश्चन करना, तब तक आप जवाब दीजिए। ठीक है, इसका आप आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आंसर का आप लोग जवाब दीजिए कि आंसर क्या होना चाहिए इसमें। ठीक है, क्योंकि आंसर आप अंततः आप ही को करना है, क्योंकि आंसर आप नहीं करेंगे तो फिर करेगा कौन। ठीक है, तो आंसर आप ही को करना है, और देखिए चलिए कि आंसर क्या हो रहा है इसका। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि आधार कार्ड का प्रयोग जो है नागरिकता और अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जाता है। यहाँ पर बात क्या आ रही है, प्रमाण के रूप में, प्रूफ ऑफ। इससे पहले भी आपको याद होगा जब डिजिटल सिग्नेचर की बात हम लोग कर रहे थे, तो डिजिटल सिग्नेचर करते समय आपको मैंने एक चीज बताया था। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर के तौर उस समय जब हम बता रहे थे आपको, उस समय मैंने एक बात बहुत अच्छी बताई थी कि डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रूफ ऑफ। कोई भी चीज का प्रूफ नहीं हो सकता, वो क्या है, प्रूफ नहीं हो सकता है वो। ठीक है, जब प्रूफ नहीं होगा तो आप ऑलरेडी समझ लीजिए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ नहीं है। ठीक है, प्रूफ नहीं है वो। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि प्रूफ नहीं हो सकता, तो ये प्रूफ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आ रही है प्रमाण के रूप में नहीं होगा। अब प्रमाण नहीं है तो एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। आपको पता, आप सोच के देखिए कॉमन, कि यदि कोई व्यक्ति मर गया, तो क्या उसे जो है चीजों को मतलब क्या हम उसको ओमिट नहीं कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, लुप्त नहीं कर सकते हैं, डीएक्टिवेट नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए नेगेटिव है, गलत है, यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसलिए फाइनल इसका आंसर क्या होगा, डी होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है। कहता है कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR के बारे में बात हो रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वह राशि है, डिफाइन को लेकर, इकोनॉमिक्स है ना, इकोनॉमिक्स है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, जिसे बैंकों को अपनी निधियों के रूप में रखना होता है, जिससे वे अपनी खाता, यदि खाता धारकों द्वारा देयता का भुगतान नहीं करने से कोई हानि होती है तो उसका प्रतिकर कर सके। ठीक है, अगर सीधी सी बात है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब ये होता है कि उसके पास पर्याप्त पैसा है, वो कभी भी अगर उसके बैंक ऋण की स्थिति आएगी तो वो पैसा दे करके, मतलब जो भी ग्राहक होगा वो ग्राहक को कभी भी घाटा में नहीं रहने देगा, वो उसे पैसा चुकता कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस की बात कर रहा है।
फिर कहता है CAR जो होता है वही मतलब सीधी सी बात, इसी के बारे में बात हो रही है। का निर्धारण प्रत्येक बैंक द्वारा अलग अलग किया जाता है। पहली बात बाई ईच बैंक, क्या लिखा है बाई ईच बैंक, ठीक है, ईच बैंक कभी नहीं, गलत है, ठीक है। ये कौन करता है, सेंट्रल बैंक एंड बैंक रेगुलेटर करता है। कौन करता है इसको, कौन करता है, सेंट्रल बैंक एंड बैंक रेगुलेटर करता है, ठीक है। तो अब ये करता है, इसीलिए प्रत्येक बैंक अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता कि हम मुझे कितना पैसा रखना चाहिए कितना नहीं रखना है, क्योंकि बैंक रन जब आती है तो आपको पता ही होगा उस समय समस्या हो जाती है कस्टमर के साथ। तो आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये सेंट्रल जो बैंक होते हैं एंड बैंक रेगुलेशंस होते हैं उसको क्या कर, रेगुलेटर उसको ठीक करने का काम करते हैं। इसलिए पहला सही है दूसरा गलत है, यानी ये आंसर इसका होगा। अब हम चलते 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पहचान प्लेटफॉर्म आधार, फिर से बात हो रही है आधार की, डबल क्वेश्चन इस पेपर में देख लिया, आधार के ऊपर आ गया। ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेरेंस एपीआई के बारे में बात वो उपलब्ध कराता है, क्या इसका अभिप्राय है, इसका अभिप्राय के बारे में बात हुई। इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जा सकता है, कैन का यूज हुआ है, ठीक है, कैन भी। फिर कहता है कि आइरिस, इसको देखिए आइरिस का हिंदी क्या लिखा है कि परितारिका, आइरिस का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है, यानी कि पॉसिबल की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है, पॉसिबल की बात कर रहा है। पॉसिबल एक पॉजिटिव की बात है, सेंस की दे रहा है मुझे कि अगर मान लिया जाए आइरिस आइडेंटिफिकेशन दे देंगे किसी को तो वो मुझे क्या करेगा, एक प्रकार का दिख जाएगा कि चलो ठीक है ऑनलाइन ऑथेंटिफिकेशन यूजिंग आइरिस इज पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पॉसिबल दोनों क्या है, ऑलरेडी आपका क्या हो गया, सही हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इसे देखेंगे ना, इससे पहले भी कई जगह पॉसिबल वर्ड्स आएगा ना तो वहां पर पॉसिबल आएगा, यूज्ड आएगा, तो वहां पर क्या होता है जनरली सही रहता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है वुड डिस्पैच के बारे में। वुड डिस्पैच पॉलिसी आपको पता है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया वुड डिस्पैच से रिलेटेड। अब कहता है कि सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इंडिया एड शुरू की गई, ठीक है, मुझे नहीं मालूम, देखते हैं कि क्या है, ग्रांट इंडिया एड किया गया था कि नहीं। यानी कि उसके बाद है कि विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। अब एक बात तो आपको पता ही होगा, सिंपल आप पढ़े होंगे, सीरियस स्टूडेंट है तो वो डिस्पैच पॉलिसी का संबंधी था शिक्षा से रिलेटेड, ठीक है, कि एजुकेशन इंडिया में जो खास करके कॉलोनियल एजुकेशन की बात आती है तो वो डिस्पैच को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है, क्योंकि इस पर सारी चीज पर क्या किया गया था, फोकस किया गया था प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन पे। तो अब यहाँ पर विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की जा रही है तो बिल्कुल सही भी है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के लिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई थी। देखिए अब यहाँ पर बात आ गया, अंग्रेजी की जो सिफारिश की गई थी, ये देखिए पहले तो लिखा है ऑल लेवल, एट ऑल लेवल, ऑल लेवल की बात करें तो एक तो मैं गलती कर सकता हूँ यहाँ से, दूसरा कहता है अंग्रेजी की सिफारिश की, क्या कोई और भी वर्ड तो अगर मान लिया जाए, सोच के देखिए, कॉमनली टेक्निकली सोचिए, देखिए कि आपको ब्रिटिशर्स को एजुकेशन में कोई भी अगर मान लिया जाए सिस्टम को इम्पोज करना था, कहाँ करना था, इंडिया में। अगर मान लिया जाए कि अगर किसी प्राइमरी स्तर के बच्चे पर अगर मान लिया जाए जबरदस्ती अगर थोपेंगे हम इंग्लिश को, तो पहली बात तो समझ नहीं आएगा उसको, ठीक है। अगर हम जबरदस्ती करेंगे तो हो सकता है कि बहुत बड़ा क्या हो जाता, मॉब हो जाता, मॉब क्रिएट हो जाता, हंगामा खड़ा हो जाता, ठीक है। तो अब सोच के देखिए क्या संभव है, नहीं, तो इसीलिए ये क्या किया था वो डिस्पैच में, ओनली इन कहा, हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन में कहा किया गया था, हायर एजुकेशन में और टेक्निकल एजुकेशन में क्या कर दिया गया था, इंग्लिश को मैंडेटरी कर दिया था कि चलो ठीक है यहां पर आप कर सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी को छोड़ दिया गया था। इसीलिए 3 गलत है आपका, और 3 गलत होने के मात्र से ही क्या होता है आपका आंसर आ गया। 2 तरीके से आंसर आया, एक तो ऑल से आंसर आ गया, दूसरा अंग्रेजी को अगर थोड़ा सा देखेंगे तो अंग्रेजी के बेसिस पे भी आंसर आ गया था आपका। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ये है 21 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है 21 में कि शिक्षा का अधिकार, राइट, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात हो रही है। राइट टू एजुकेशन के अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के लिए इलिजिबल, अरहर, अरहर, इलिजिबल होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद, यानी स्टेट, स्टेट की बात कर रहा है, परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता का होना आवश्यक है। अब देखते हैं कि क्या है, क्या ऐसा मैंडेटरी है, क्या होना आवश्यक की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
अब हम आगे भी देखना पड़ेगा मुझे कि क्या रियल में ऐसा होता है कि अगर मान लिया जाए कोई भी अगर जैसे भी टीचर बनना है किसी को, अगर वो सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम का सारा अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो क्या किसी राज्य के अंतर्गत टीचर नहीं बन सकता वो? देखते हैं। फिर कहता है कि राइट टू एजुकेशन अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद है। राष्ट्रीय अध्यापक यानी जो खास करके आप जानते हैं कि उसका जो खासकर जो सीटेट की बात की जा रही है, इसमें नेशनल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात की जा रही है काउंसिल के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा, के दिशा निर्देशों के अनुरूप में लिए गए अध्यापक अर्हता प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लग रहा है कि अगर सही बात है कि अगर किसी को टीचर बनना हो, तो आप जानते हैं अब तो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो इसके तहत आपको सीटेट क्वालीफाई करना पड़ता है। ठीक है, सीटेट क्वालीफाई करना पड़ेगा आपको। इसके लिए क्या है, जरूरी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, या एनसीटी उसको लेती है, जो भी हो। फिर कहता है कि भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षा संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार के अधीन है। पहली बात तो डेटा यहाँ पे है, क्या है, डेटा है। और यहाँ पर मोर देन 90% की बात कर रहा है, किसके पास होना चाहिए, राज्य सरकार के अधीन में है। क्यों, अभी भी भारत के अंतर्गत आप जानते हैं कि खास करके क्या है, शिक्षा संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और संवर्ती सूची में आप जितने भी आईआईटीज है, एनआईटीज है, खासकर नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, वो नेशनल इंस्टीट्यूट्स तो भारत सरकार का है ना। राज्य सरकार के अंतर्गत कौन से विद्यालय हैं जो राज्य सरकार से एफिलिएशन है, वो इंस्टीट्यूट्स है, या तो प्राइमरी लेवल पे है। ठीक है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि गलत है, 90% से नहीं होना चाहिए, गलत। ठीक है, तो उसमें भी बात क्या कर रहा है कि डायरेक्टली अंडर की बात कर रहा है, प्रत्यक्ष रूप से। ये भी देखिए, डायरेक्टली की बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, डायरेक्टली की बात कर रहा है, और अंडर भी लगा है राज्य सरकार के रूप में, तो इसीलिए अधीन की बात कर रहा है। तो मैं इन सब चीजों पर कह सकता हूं कि ये क्या है, 3 गलत है। और 3 जब गलत है तो ऑलरेडी 50-50 पहुंच चुके थे, और 2 ऑलरेडी आपको मैं बता चुका था सही है, और एक पर मुझे डाउट है, आपको 50-50 बता दिया मैंने। आपको जो मारना है मार दो, बट इसका फाइनल आंसर क्या है, बी है। इससे पहले फर्स्ट के बारे में तो मैंने आपको दलील दे ही दिया था कि क्या सच में अगर कोई व्यक्ति नेशनल एग्जाम का टीचर का पास किया हुआ था, क्या किसी राज्य में नहीं बन सकता, क्या वहां पर लिखा हुआ था जरूरी है, इसीलिए गलत है। चलते हैं सर, आगे चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। देखो, इसी तरीके जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, और कई बार, एक बार नहीं करना पड़ेगा, कई बार आपको करने पड़ेंगे, और इस तरीके से अप्लाई करने पड़ेंगे। जब भी आप जाओ तो मैं कहूँगा कि मिनिमम आप 6 साल का टेस्ट मार के जाना, PYQ का। ठीक है, 6 साल का टेस्ट मार के जाना, और एग्जाम से पहले टेस्ट मार के जाना, 6 साल हो या 10 साल हो, जो भी आपको लगे कि हमको कर लेना चाहिए, 10 साल के पेपर टेस्ट मार के जाओ। और फिर देखो उसमें एक्यूरेसी कितनी होगी, क्योंकि आपको अंततः यूपीएससी के पेपर आने वाले हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट नहीं आने वाले हैं। इस बात को याद रखना सदैव। अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। लिखा है 23 नंबर में कि खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के बारे में बात हो रही है, 2006। खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन अधिनियम 1954 को प्रतिस्थापित किया। डोंट नो, कुछ जानकारी नहीं है। आगे देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के बारे में बात हो रही है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मिनिस्ट्री, भाई साहब मिनिस्ट्री आ गया, मिनिस्ट्री गलत होता है। मैं जनरली गलत कर रहा हूँ, 100% नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ कि गलत होगा, जो भी होगा देखा जाएगा मेरे साथ, बट मैं गलत करके चल रहा हूँ। एक गलत करूंगा, एक को सही करूंगा। ऑलरेडी आंसर आ गया। देखो, इसी ये मैं इतना ताकत के साथ, इतने जोर से और इतने जबरदस्त तरीके से मैं इसीलिए कहा क्योंकि मैंने इतने सारे क्वेश्चन देख चुका है कि मिनिस्ट्री मैक्सिमम जगह क्या हो, गलत है। इसीलिए मैं आपको कहा, और देखो मैंने जो एक मारा, फाइनल आंसर यूपीएससी वेरीफाइड आंसर, आप चेक कर लेना, यही आपको आंसर मिलेगा एक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बारे में बात हो रही, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में जो आया था उसके बारे में बात हो रही, कि अधीन बनाए गए उपबंध रूल निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल केवल लगा है, केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आता हो, या गरीबी रेखा से नीचे के श्रेणी में, यानी बीपीएल के बारे में बात हो रही है। अब आपको सोचना है कि केवल लगा है, बीपीएल लगा है, एलिजिबल वही है, क्या सच में अभी परिवर्तन हुआ है, कुछ ऐसा चीज आपको ध्यान में है। लेकिन बट मुझे पता है कि एपीएल वाले भी लेते हैं, बीपीएल वाले भी लेते हैं, और अंत्योदय वाला भी लेता है। ठीक है, इतना मुझे पता है। तो केवल तो लगा के ऑलरेडी गलत कर दिया है, जो मुझे पता है।
एक गलत करने से मुझे देखता हूँ कहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब देखो भाई साहब, मैंने 50-50 फिर भी पहुँचा दिया आपको। या तो 2 मारो या तो 3 मारो। अभी पढ़ा नहीं है, चलो मैं देखता हूँ। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र वाली महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार का मुखिया, बिल्कुल सच बात है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि हमारे समाज में महिलाएं को ही परिवार की मुखिया का रूप में दिया गया है, खासकर फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अधीन। ठीक है, वो महिला 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में महिला लड़कियों को शादी करने की मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है? 18 साल है। इसी कारण से यहाँ 18 लिख दिया है। ठीक है, तो चलो 2 सही है। तीसरा पढ़ो, खुद लग जाएगा। या तो आंसर तो अभी तक पता चल गया, या 2 सही है मेरा आंसर। फिर भी तीसरा पढ़ो कि क्या गलती है। गर्भवती महिलाएं जो है, प्रेग्नेंट वुमेन, दूध पिलाने वाली लैक्टेशन वुमेन वाली माताएं जो है, गर्भावस्था के दौरान उसे 6 महीने बाद तक प्रतिदिन, क्या है, प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने के हकदार है। कहाँ से भाई साहब, कब आपने देख लिया ऐसा कि प्रतिदिन आपको 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने के हकदार है, आपको मिलता है? ऐसा ना आईसीडीएस में ऐसा कोई रूल है? ठीक है, आईसीडीएस का में भी ऐसा नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो इसीलिए आपको ऑलरेडी क्या हो गया, गलत हो गया। आंसर आपका आ गया। चलो 27 नंबर क्वेश्चन देखो। आप कहते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में राज्य सरकार को कोई गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं है, डू नॉट। ठीक है। अब कहता है कि आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है। फिर से बोल रहा है, डू नॉट। राजस्थान में लॉ एस्क की खदानें है। यहाँ पर नॉट तो नहीं लगाया, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि पॉजिटिव आंसर है। और मिनरल्स की बात कर रहा है, ओर्स की बात कर रहा है, तो हो सकता है राजस्थान में होगा आयरन का। ठीक है, वैसे भी आपको पता है कि खास करके वो जो राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है, उसमें खास करके मिनरल्स ज़्यादा ही है, क्योंकि इंग्लिश रॉक बेस्ड बना हुआ है वो। ठीक है, और रेसिडुअल माउंटेन है। तो चलो, तो मैं 3 को सही कर रहा हूँ, यानी कि 3 जहाँ होगा वहाँ पे वो आंसर होगा, यानी ये आंसर कैंसिल करना। देखो 50-50 आ गया। अब जब 50-50 आ गया तो इसका मतलब है कि अब सोचना पड़ेगा एक सही है या नहीं है। इसका मतलब 3 तो है सही, अब एक ही पर 2 ऑलरेडी गलत हो गया आपका। इसका मतलब है भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। डू नॉट गलत है, मैं नेगेटिव लगाऊंगा। ठीक है, गलत कर दूंगा। इसका मतलब क्या है, ऑलरेडी मेरा आंसर केवल 3 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, राज्य सरकार को भी गैर कोयला खदान के नीलामी का अधिकार है। ठीक है, क्योंकि कई सारा माइनर मिनरल्स होते हैं, और माइनर मिनरल्स में आपको उसके राज्य सरकार के अंडर में आता है वो। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला। ठीक है, अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए कि क्या होना चाहिए इसका। ठीक है, चलो आपने पढ़ लिया क्या? आंसर करो, इसका आंसर आपने क्या मारा? अब यहां देखो, क्या मैं पढ़ के देखता हूं। डिजिटल भुगतान, डिजिटल पेमेंट के बारे में बात हो रही है। अब डिजिटल पेमेंट के बारे में बात जो हो रही है, लिखा है कि भीम यूपीआई। आपको पता ही है कि भारत जो इंटरफेस की बारे में बात हो रही है। भीम ऐप का उपयोग के बारे में बात हो रही है कि कई करने के लिए ऐप यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सक्षम बैंक खाते से किसी धन को हस्तांतरण, ट्रांसफर करना संभव बनाते। बिल्कुल सही बात, पॉसिबल। इससे पहले भी आपको मैंने बता रखा है कि पॉसिबल वर्ड जहां भी आएगा क्या करना, उसको सही करना। एक सही हो गया अब तक आपका। जहां एक चीप पिन डेबिट कार्ड में प्रमाणीकरण के 4 घटक हैं, वही भीम ऐप में प्रमाणीकरण के सिर्फ ओनली 2। अरे भाई साहब, कितना गलती कर दोगे मुझे हिंट बनाने के लिए? क्या आपको नहीं लगा क्या? आप लोग बताइए, आपको लगा कि कितने गलती कर रहा है? एक तो 4 दे रहा है, फिर 2 दे रहा है, यहाँ सिर्फ दे लगा रहा है। रॉन्ग है, गलत है। कितने डेटा दे रहा है? डेटा के साथ साथ ओनली भी दे रहा है। ऑलरेडी आप आंसर के साथ आगे बढ़ सकते हो एक। ठीक है, इस तरीके से सोचो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बता दिया हूँ इस पेपर में, बट मैं काम किया हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ऐसा आंसर आ रहा है और आपको मिलेगा भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे 35 नंबर क्वेश्चन पे चलो। 35 नंबर क्वेश्चन आपके पास सम है, पढ़िए और इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। लिखा है कि जलवायु अनुकूली कृषि के लिए वैश्विक सहसंबंध, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, गाक्सा के संदर्भ में बात करना है। कहता कि गाक्सा जो है सो 2015
में पेरिस में हुए जलवायु शिखर सम्मेलन का परिणाम है। रिजल्ट बोल रहा है क्या, ये जो आउटकम है ये आपको गाक्सा 2015 में पेरिस में जो हुआ था, कॉप 25 हुआ था, कॉप 21 हुआ था, सॉरी कॉप 21 हुआ था 2015 पेरिस में। ठीक है, चलो, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। फिर कहते हैं गाक्सा में सदस्यता से कोई बंधनकारी दायित्व उत्पन्न नहीं होता, यानी डू नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, हो सकता है कि नहीं होता होगा। यहाँ पर यहाँ पर बोल रहा है कि बंधनकारी है, नहीं बंधनकारी नहीं है, यानी बिल्कुल देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने तुम्हें मारा, एक है मैंने तुम्हें नहीं मारा, तो बात देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें मारा नहीं, मैंने तुम्हें नहीं, तो ये एक बात यही आ रही है, तो यहाँ बंधनकारी दायित्व नहीं है, बिल्कुल सही बात है। गाक्सा के निर्माण में भारत की साधक भूमिका थी। यहाँ पर बोले साधक भूमिका, इंस्ट्रूमेंटल की बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल नहीं। अब देखो यहीं पर बात आ रही है कि साधक के जगह पर क्या हो सकता है कि संस्थापक की भूमिका में हो, क्या हो सकता है कि सिग्नेटरीज की भूमिका में हो, साइन सिर्फ कर दिया हो। इसीलिए 3 के साथ आप गलत कर सकते हैं। 3 जब गलत करोगे ना, 3 गलत करोगे तो ऑलरेडी आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात एक बात और मैं बता देता हूँ, यहाँ जो 2015 है, ये 2015 नहीं है, मैं नहीं आया था, ये 2014 में आया था। ठीक है, तो डेटा यहाँ पर भी, डेटा आप कह सकते हो इसमें दिया हुआ है, इस तरीके से यहाँ भी गलती करने की चांस बनाएगा। तो इस तरीके से एक गलती करोगे फिर भी आपका आंसर क्या आ रहा था। चलो आगे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया योजना के उद्देश्य है, यानी ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहा है। कोई भी चीज का जब भी पढ़ना है स्कीम्स को लेकर के, तो ऑब्जेक्टिव्स जरूर देख लेना, और उस स्कीम्स के अंतर्गत मिनिस्ट्री जरूर देखना, ऑब्जेक्टिव्स जरूर देखना कि क्या मिनिस्ट्री है, उसमें देखना कि कौन अध्यक्ष, चेयरमैन कौन बनेगा, ये सब बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, अब कहते हैं भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन जैसा कि चीन ने किया। पहली बात मैं बता देता हूँ फिर से, भारत के अंतर्गत कोई भी ऐसी योजना हो या कोई भी ऐसा अचीवमेंट्स हो या कोई भी ऐसा टारगेट्स जो चाइना को काउंटर पार करके नहीं बनाया जाता है, या किसी एक इंडिविजुअल देश को लेकर के, नाम लेकर के नहीं बनाया जाता है, जो मेरा अनुभव कहता है अभी तक के क्वेश्चन को लेकर के। बार बार कॉमन जो खासतौर पे आपकी देश की अपनी समस्या है, अपनी स्ट्रेंथ है, अपना वीकनेस है, आप किसी एक देश को बीच में सेंटर में रख करके आप अपनी जो टारगेट लाइन है वो फिक्स नहीं कर सकते हैं कि वो आगे जा रहा है तो मैं भी आगे जाऊंगा, ठीक है भाई जाओ ना, बट किसी एक देश के नाम से नहीं। इसीलिए गलत है आपका चीन। इससे पहले भी आपने देखा चीन का नाम, आप देख लेना पेपर में, इससे पहले मैं करा दिया हूं, चीन जब आता है तुलना के रूप में तो गलत होता है, वो एक गलत है, इसलिए मैंने इसको गलत किया है। 3 गलत करो, देखो आंसर तो आ गया मेरा, ऑलरेडी 1-2 आंसर है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा अब। सॉरी, मैंने क्या किया यार, मैंने एक गलत करना था ना मुझे, ये मुझे एक गलत करना है ना। ठीक है, एक गलत करोगे तो क्या होगा, देखो मुझे एक गलत करना था, मैंने क्या गलती कर दिया, अब एक गलत करो, ये आपने एक गलत किया, ये गलत किया, 3 सही है आपका, 3 पढ़ना भी नहीं पड़ा आपको, क्योंकि हमारे अनेक गांवों में इंटरनेट को जोड़ना था, हमारे हम बहुत से विद्यालय, सार्वजनिक स्थल और प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लगाना है। बिल्कुल सही बात है, और डिजिटल का मिशन ही तो वही है कि ये सब काम करो। दूसरा पढ़ो, दूसरा में क्या कहता है, कहता है कि एक नीतिगत ढांचे की स्थापना जिसे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्र पारीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना। एक बात बताइए, बहुराष्ट्रीय कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये प्रोत्साहित करेगा क्या सके कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्र की स्थापना करें, कभी नहीं। आप क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए तो सही, डिजिटल इंडिया लिखा है, तो डिजिटल इंडिया में अदर मल्टीनेशनल कंपनीज को क्यों आप प्रमोट करेंगे। ठीक है, आप प्रमोट करेंगे इसलिए कि हमारे देश में आकर के बड़े बड़े सेंटर डेवलप करो, कभी नहीं। ठीक है, इसे गलत है, तो 2 गलत हो गया आपका, ये भी चला गया, आपका आंसर क्या आ गया, 3 आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, अब 39 नंबर क्वेश्चन को देखो, 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विधानसभा, पॉलिटी का क्वेश्चन है, विधानसभा की अध्यक्ष यदि विधानसभा के सदस्य नहीं रहता तो अपना पद रिक्त कर देगा। बिल्कुल आप जानते हैं कि विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है, खासतौर पे विधानसभा का जो अध्यक्ष बनता है, वो विधानसभा के मेंबर एक प्रकार के होते हैं पहले।
ठीक है, वो एक प्रकार का क्या होता है, विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर होते हैं और इलेक्टेड मेंबर में से ही चुना जाता है कि कौन व्यक्ति उस समय का स्पीकर होगा। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आ रही है, सही है। फिर कहता है जब कभी विधानसभा का विघटन हो जाता है, किया जाता है, विघटन किया जाता है, तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत इमीडिएटली रिक्त कर देगा। नहीं, इमीडिएटली रिक्त नहीं करता, तुरंत नहीं करेगा, जब तक कि उसका नियम है, आप जानते हैं। ठीक है, इमीडिएटली। अच्छा भाई, कहने का मतलब ये है ना कि आप इस टाइप के वर्ड को ध्यान रखिए। इमीडिएटली गलत होता है ये सब चीज। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ फिक्स, यही तो एलिमिनेशन आपको दे रहा है। नॉलेज की बात करेंगे तो आपको पता ही है कि जब फर्स्ट जो एक में इस तरह विघटन हो गया, और जब नई सरकार बनेगी तो नई सरकार बनने के जब स्पीकर का गठन होता है, तब तक ये भाई साहब रहते हैं उस पद पे। इसीलिए एक गलत हो गया, एक गलत होने से ही क्या हो गया, सॉरी, दो गलत होगा, दो गलत हो जाएगा, एक सही है। चलो, अब चलते 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन निकालिए। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन मैं बता ही दिया हूँ आपको कि किस तरीके से मेरा ये एनालिसिस चल रहा है। ठीक है, 3 तरीके से चलेगा, मैं शुरुआत में बता दिया, आप नहीं आप ध्यान दिए हैं तो फिर से जाके देखिए। एक सब्जेक्ट वाइज में करूंगा, एक ऑप्शन वाइज करूंगा और एक एक्सट्रीम बोर्ड वाइज करूंगा। तो आपको 6 साल का मैंने एक्सट्रीम बोर्ड वाइज करवा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे फिर से सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, फिर ऑप्शन वाइज चलेंगे कि किस टाइप के ऑप्शन में आएगा तो कैसा आंसर मारना है। चलो 44 नंबर देखो कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अब कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बात हो रही है। इंडिया का त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की संस्तुति स्तुति के भक्ति गीत है। मुझे नहीं मालूम, देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ दी बात कर रहा है, अधिकांश की बात कर रहा है, मोस्ट ऑफ दी। त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया। ठीक है भाई, त्यागराज ने अनेक रागों का सृजन किया होगा। क्या है, अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन है। क्या है, समकालीन, कंटेम्प्रोरी है, गलत है। वैसे भी हिस्ट्री में जहां भी समकालीन वर्ड है वो गलत रहता है, जनरली गलत रहता है। 3 गलती करो आप, 3 गलत करो, 3 गलत करने से देखो आंसर आता है कि नहीं। बिल्कुल आ गया भाई साहब, देखो। यही तो कहते हैं एक्सट्रीम वर्ड का टेक्निक। और आपको मैं इसका सारा एप्लीकेशन मैं 2023 के पेपर में दिखाऊंगा। अगेन मैं 2023 के पेपर करूंगा आप लोग। ठीक है, आप उसमें भी बताऊंगा कि अगर मान लो कि इस तरीके से ऑप्शन ना दे तो क्या करोगे आप लोग। ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर तो क्या करना है आपको। तो अन्ना चलिए, ये गलती कर दिया, आंसर आपका 2 4 हो गया, यानी ये सही है और ये भी सही है, पहला भी गलत है। ठीक है, तो आपको आंसर आपको जल्दी आ गया। 46 नंबर क्वेश्चन को देखो। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन को देखो। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैध मुद्रा, यानी लीगल टेंडर मनी के बारे में बात हो रही है। लीगल टेंडर मनी के बारे में कहने का मतलब मैं एक ही चीज समझा कि मेरे पास 2 रुपया है, 2 रुपया से मुझे चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, तो मैं जाकर के जाऊंगा दुकान में कि भाई साहब मुझे ट्रॉफी दे दो, तो मुझे मना नहीं कर सकता है कि मैं नहीं दूंगा ट्रॉफी आपको। ठीक है, यही लीगल मुद्रा का मेन बेसिक रीजन है। ठीक है, लीगल मुद्रा वही कहते हैं कि मेरे पास कानूनी अधिकार है कि मैं उससे अपना ट्रॉफी मांग सकता हूं, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरा 2 रुपया क्या है, लीगल टेंडर है इन इंडिया में सर्कुलेशन में। अब हम देखते हैं आगे। अब कहते हैं कि न्यायालय में विधिक मामलों के लिए फीस चुकाने में जो मुद्रा दी जाती है। अब ये न्यायालय की बात कहां से आ गया इसमें, यहाँ पर सिंपल लीगल टेंडर की बात कर रहा है। फिर कहता है कि वह मुद्रा जो कोई ऋणदाता ऋणदाता डेप्टर अपने दावों के लिए निपटाने में स्वीकार करने के लिए बाध्य होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी देखो आगे बढ़ देखते हैं। चेक, ड्राफ्ट, विनिमय बिल, एक्सचेंज बिल आदि के रूप में बैंक मुद्रा। अब यहां पर और भी हम आगे देखते हैं। किसी देश में चलन में वो धातु मुद्रा, धातु मुद्रा एक अलग होता है जो राजा के समय में चला होता था, और लीगल टेंडर होता है जो खासकर आरबीआई एक्ट के बेसिस पर जो चला हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत। अब यहाँ पर बात आ रही है चेक ड्राफ्ट। अब यहाँ पर उसके लीगल टेंडर में ऐसा कि विनिमय बिल क्यों करेंगे, बैंक मुद्रा के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर लीगल टेंडर की बात, तो यहाँ पर स्वीकार की बात हो रही है। क्या बात हो रही है, स्वीकार की बात बारे में बात हो रही है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे अभी शुरुआत में मैंने एक ट्रॉफी का एग्जाम्पल लिया था, कि वो स्वीकार करने के लिए बाध्य है। आप इस बात को समझो, अगर आपने ले गया 10 रुपया तो आपको वो सामने वाला व्यक्ति आपको सामान देने के लिए बाध्य है, आपको सामान देगा। इसीलिए बात हो रही है, स्वीकार करने के लिए बाध्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, कंपल्सन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। क्या होगा, बी आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंसर के करीब पहुंच गए। यानी कुल मिलाकर के मैंने आपको 50 क्वेश्चन इसमें करवा दिया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको 50 क्वेश्चन अगेन करवा देंगे, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा, 50 क्वेश्चन यहाँ भी हो गया, 50 क्वेश्चन वहां हो जाएगा। आप क्या कर लोगे, फाइनली आपका तैयार हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो ये अंततः आपके जो भी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, जब तक कि आप अपने पेपर के अनुसार जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है।
इसीलिए आपको करना पड़ेगा, पेपर के अकॉर्डिंग काम करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? पेपर के अकॉर्डिंग काम करने पड़ेंगे। और जब काम करते हैं पेपर के अकॉर्डिंग, तब जाकर के चीज़ें क्या होता है आपका, आपके सामने में आता है, आपके समक्ष आता है कि हाँ, मुझे किस तरीके से पेपर को काम करना चाहिए। ठीक है? तो चलो इसी के साथ है, इसी के सहारे क्या हुआ आपका 50 क्वेश्चन 2018 का करवा दिया मैंने। 2018 का जो 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी मैं करवा दूँगा। कुल मिलाकर आपने क्या किया कि 2023 से लेकर 2016-18 तक का 6 साल का पेपर आपने ऑप्शन जो एक्सट्रीम बोर्ड वाइज़ आपने कर लिया है। इसी के बेसिस पर जितने भी टेस्ट मारना है, सारे जगह अप्लाई करो। पहले तो क्या करना है, एक नोटबुक में ऐड कर लो सारी चीज़ों को। ठीक है? नोटबुक में ऐड कर लो। ऐड करने के बाद उसको याद कर लो कि जब भी एग्जाम के हॉल के अंदर या टेस्ट में आकर ये इस टाइप का वर्ड दिखे आपको, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ये सही नहीं है और मेरा आंसर उसके बाद होगा। बस यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। पेयर वाला में भी मैं बात करवा दूंगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलो इसी के साथ बैच कवर करते हैं। ठीक है? आप मेरे साथ इस तरीके से आप जुड़ भी सकते हैं। ठीक है? कि 25 से लेकर के 225 यानी जो मेरा प्रीलिम्स का एक सिक्योर मार्क्स कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए मेरे साथ आप मेंटोरशिप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी आपको यूट्यूब के ही सेक्शन में दिया होगा। ठीक है? अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा सारा चीज़, तो वहाँ से आप मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है? चलिए बाय बाय बाय। ठीक है? बाय, गुड नाइट। चलिए।